नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से जो मिल रही है उड़ीसा से। नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के नए सीएम, जो कि 4 बार के विधायक हैं। भुवनेश्वर में राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है इसका। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उड़ीसा से, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आ चुका है। मोहन मांझी होंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। 4 बार के विधायक हैं मोहन मांझी और भुवनेश्वर में राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहन मांझी के नाम पर यहां पर मोहर लगाई गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरीके से राजनाथ सिंह आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे और मोहन मांझी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। स्वागत उनका किया जा रहा है बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जरिए। जैसे ही मोहन मांझी के नाम का ऐलान हुआ, उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है उड़ीसा के। और भुवनेश्वर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम का ऐलान कर दिया गया। मोहन मांझी के नाम पर मोहर लग चुकी है और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। बम्पर जीत मिली थी उड़ीसा में बीजेपी को ब्रजेश जी, और मोहन मांझी के नाम पर मोहर लगी है। किस तरीके से देखेंगे आप इसको, इस फैसले को? सुमित, जैसे कि बीजेपी अपने हर निर्णय में चौंकाती है, तो इस दफा भी बुरी तरह चौंकाया है। दरअसल जैसे ही चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिला था पहली बार, इसके पहले 24 साल तक लगातार नवीन पटनायक ने उड़ीसा में राज किया है, मगर बीजेपी ने जिस तरीके से पटनायक का किला ढाया है, तो इस बार लग रहा था कि उड़ीसा में अपने और पैर जमाने के लिए जो उड़ीसा के वो नेता जिनको पूरा देश जानता है वो है धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के बड़े नेता। तो लगा था धर्मेंद्र प्रधान अगले मुख्यमंत्री होंगे उड़ीसा के, मगर धर्मेंद्र प्रधान को जिस तरीके से एक चुनाव लड़वा के उनको मुख्य केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो उसके बाद से चर्चा चल पड़ी थी कि आखिर अब धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन। तो 2 लोगों के नाम चल रहे थे, मोहन चरण मांझी और गिरीश चंद्र मुर्मू। इन दोनों में से मोहन चरण मांझी को चुना गया है। मोहन चरण मांझी 4 बार के विधायक हैं और पिछले और जो बीजेपी के विधायक दल के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। तो अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है, आदिवासी समाज से आते हैं, युवा हैं, और ये सारी चीजें उनके पक्ष में गई और राजनाथ सिंह ने आज विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम का ऐलान कर दिया है। ब्रजेश जी, हम लगातार देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, कि बीजेपी अपने फैसलों से लगातार चौंकाती आई है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम सामने आया तब भी चौंकाया, राजस्थान से भजन लाल शर्मा का नाम आया तब भी चौंकाया, अब उड़ीसा से मोहन मांझी का नाम आता है तब भी कहीं ना कहीं सब चौंक गए हैं, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड नाम हम कह सकते हैं ये मोहन मांझी का निकलकर सामने आ गया है। किस तरीके से देखेंगे आप? मोहन मांझी की उम्र लगभग 53 साल है, एक युवा कहीं ना कहीं चेहरा है, तो युवा पीढ़ी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है बीजेपी इस समय नेतृत्व के लिहाज से, हम कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि युवा चेहरे को लाया जाए, आदिवासी चेहरे को लाया जाए, ऐसे चेहरे को लाया जाए जो उसी समाज से, उसी वर्ग से आते हैं। और ये मोहन मांझी युवा हैं, नए हैं और अच्छा खासा राजनीतिक अनुभवी है। इनके सामने जिस व्यक्ति का नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू का, वो बड़े अधिकारी रहे हैं, तो इसके चलते उनका, पर ये भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि किसी महिला को लाया जाए या किसी दलित को लाया जाए, मगर दलित महिला में से उन्होंने आदिवासी का चयन किया, मोहन मांझी को चुना गया है। और धर्मेंद्र प्रधान या संबित पात्र जो 2 बड़े नाम थे उनमें से इनको चुना गया है। और अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग में धर्मेंद्र प्रधान स्वयं मौजूद थे और उन्होंने खुद प्रस्ताव रखा और इसके चलते मोहन मांझी जीते। और फिर कह सकते हैं कि बीजेपी के जो नई पीढ़ी के नेता हैं उनमें मोहन के नाम को प्राथमिकता मिल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हों या फिर एक और मोहन मिला है बीजेपी को मुख्यमंत्री के रूप में, वो है मोहन चरण मांझी। बिल्कुल, और यहीं कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली भी है ब्रजेश जी। जिस तरीके से आपने बताया कि मोहन मांझी के नाम का प्रस्ताव धर्मेंद्र जी ने रखा था, और जब हम अगर बात करें एमपी की, तो मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इसी तरीके से, इसी कार्यशैली के जरिए बीजेपी आगे बढ़ती है, सबको साथ लेकर। बिल्कुल, ये बीजेपी की रणनीति है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ना। और साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के फैसले होते हैं
बहुत सोच विचार के लिए जाते हैं और उस फैसले पे फिर कोई विवाद जैसी गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। मोहन मांझी उड़ीसा की क्योंझा विधानसभा सीट से आते हैं और वहां पर विधायक रहे हैं, और जबकि मुख्यमंत्री के इसमें कई बड़ी बड़ी नाम चले थे, धर्मेंद्र प्रधान, अपराजिता सारंगी, बैजयंत पांडा, प्रताप सारंगी, और अभी जिन्होंने चुनाव जीता है संपित पात्र, जिनको हम सब लोग जानते हैं, मीडिया में बड़े मुखर प्रवक्ता रहे हैं। मगर उन सब के बीच में और एक बड़े दावेदार जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और प्रधानमंत्री के करीब ही जाने जाते हैं। और जब जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई थी उस समय वो राज्यपाल थे वहां पे, मगर उन्होंने भी चुनाव लड़ा था। मगर उन तमाम बड़े नामों को दरकिनार कर एक सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब मोहन चरण मांझी के सामने बड़ी जिम्मेदारी यह है कि 24 साल बहुत बड़ा वक्त होता है। 24 साल जिस तरीके से नवीन पटनायक ने उड़ीसा में कार्यभार संभाला है, उसकी छवि को निश्चित तौर पर इस फैसले से बीजेपी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी और आईटीबीपी को हटाया जाएगा। एनएसजी आईटीबीपी को वीआईपी सुरक्षा से हटाया जा सकता है। अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। गृह मंत्रालय एनएसजी और आईटीबीपी पर बड़ा फैसला ले सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से, वीआईपी सुरक्षा से एनएसजी और आईटीबीपी को हटाया जा सकता है। एनएसजी और आईटीबीपी को वीआईपी सुरक्षा से हटाने का फैसला गृह मंत्रालय ले सकता है, गृह विभाग ले सकता है। अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी देने की तैयारी है। वीआईपी सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है गृह विभाग की। गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला आ सकता है। चलिए, और इसी के ऊपर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिल्ली संवाददाता अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, इस फैसले के पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? सुमित, ये फैसला चूंकि अगर कहा जाए अभी अचानक का नहीं है, इसकी जो है जो कहा जाए इसका कार्यावधि जो है इसको फैसले को लेकर के 2012 से शुरू होती है। तब से ये था कि एनएसजी को लेकर के फेज आउट किया जाए, ब्लैकेट कमांडो को जो सुरक्षा में लगाया गया उनको हटाया जाए। और यह प्रक्रिया मोदी सरकार के भीतर जो है कई बार जो है उसको कहा जाए ओवरहॉल करने की कोशिश की भी गई है। इसी के मद्देनजर आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार के तमाम सदस्यों की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो फेज आउट की गई थी, कम की गई थी। अब जो है नए तरीके से इसकी फिर से ओवरहॉलिंग होने जा रही है और माना जा रहा है कि इसमें कई सारे नेताओं के जो सुरक्षा दस्ता है उसमें कमी की जाएगी। इसका फिर से एक बार एनएसजी और आईटीबीपी को हटाकर अर्धसैनिक बलों को इसकी जिम्मेदारी देना, इसको किस तरीके से देखेंगे? जी, ये एक पहले से तैयारी है गृह विभाग की तरफ से कि जो एनएसजी के जवान हैं उनको फेज आउट किया जाए और इसकी जगह पे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों को जो है तैनाती की जाए। आपको बता दें कि अभी भी देश के जो वीवीआईपी जिसमें अमित शाह भी हैं और गांधी परिवार भी है, इनके अलावा जो है अजीत डोवाल है, इनकी भी जो सुरक्षा का जिम्मा जो है सीआईएसएफ या फिर सीआरपीएफ के जो है वीवीआईपी दस्ते के पास है और ये इनकी देखभाल कर रहे। तमाम लगभग 200 वीवीआईपी की देखभाल जो है उनकी सुरक्षा का जिम्मा इन दस्ते के पास। तो ऐसे में सवाल ये भी हो रहा है कि जो एक फेज आउट का कार्यक्रम है इसकी पहले से ही प्लानिंग थी सरकार की, अब जो हो रहा है। बहुत धन्यवाद अमृत, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं। जी हां, बिहार महाराष्ट्र से 2-2 सीटें खाली होंगी, एमपी से 1 सीट खाली हो रही है, असम से 2 सीटें खाली हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा की ये सीटें खाली हो रही हैं क्योंकि जो राज्यसभा सांसद से लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा में सांसद चुन लिए गए, जनता ने उन्हें चुना बम्पर वोटिंग से। अब राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं, हो गई हैं मैं कहूंगा। बिहार महाराष्ट्र से 2-2 सीटें खाली हुई हैं, एमपी से 1 सीट खाली हुई है, असम से भी 2 सीट खाली हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राज्यसभा की ये सीटें खाली हुई। और वहीं यूपी की बात कर ली जाए, यूपी के 10 विधायक इस्तीफा देंगे। सांसद बनने के बाद विधायक पद से इस्तीफा देंगे 10 विधायक। बीजेपी के 4, समाजवादी पार्टी के 4 विधायक इस्तीफा देंगे। रालोद और निषाद पार्टी के विधायक भी अपना पद छोड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली के 10 विधायक इस्तीफा देंगे। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव विधायकों ने लड़ा और सांसद चुन लिए गए तो विधायक पद से इस्तीफा देंगे। उत्तर प्रदेश के
और 4 बीजेपी 4 समाजवादी पार्टी के विधायक इस्तीफा देंगे। रालोद और निषाद पार्टी के विधायक भी अपना पद छोड़ेंगे। यूपी का ये सियासी समीकरण मैं आपको बता रहा हूं। यूपी के 10 विधायक अपना इस्तीफा देंगे सांसद बनने के बाद। तो सांसद बनने के बाद यूपी के 10 विधायक इस्तीफा देंगे। जाहिर सी बात है विधानसभा उन्हें छोड़नी पड़ेगी, विधानसभा की सदस्यता से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव लड़े थे और सांसद बन गए। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले होगा वार्डों का परिसीमन। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। जनसंख्या बढ़ने के चलते नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय हैं और प्रदेश में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका, सूबे में 122 नगर पंचायत में होने हैं चुनाव। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन होना है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को इसके आदेश भी जारी कर दिए। जनसंख्या बढ़ने की वजह से नए सिरे से इसका परिसीमन किया जाएगा। प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय हैं। प्रदेश में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका हैं और सूबे की बात करें, सूबे में 122 नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन होना है। निकाय चुनाव से पहले वार्डों का परिसीमन करने की तैयारी। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए। जनसंख्या बढ़ने के पीछे इसकी वजह बताई जा रही है। जनसंख्या बढ़ने के कारण नए सिरे से इसका परिसीमन होगा। प्रदेश के 33 जिलों में कुल 184 नगरीय निकाय, प्रदेश में 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका और 122 नगर निगम में, नगर पंचायत में चुनाव होने हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जनसंख्या बढ़ने की वजह से वार्डों का फिर से परिसीमन होगा निकाय चुनाव से पहले। सुमित, परिसीमन की कहानी मैं समझा देता हूं दर्शकों को ताकि उनको समझ में आए कि उनके जहां वो रहते हैं वहां क्या उनका वार्ड बदल जाएगा या किसी दूसरे वार्ड में उनको अब वोट देना पड़ेगा। इसकी कहानी सिंपल है कि एक नगरीय निकाय क्षेत्र में 70 वार्ड हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन जो जनसंख्या है, किसी एक वार्ड में कितनी जनसंख्या है, दूसरे वार्ड में कितनी जनसंख्या है, उसके आधार पर वो वार्ड एक दूसरे में समा सकते हैं। और खासकर जो आरक्षित वार्ड है, SC ST के लिए आरक्षित वार्ड है, उनकी संख्या बढ़ सकती है। इससे बाकी कोई वार्ड बढ़ाने की संख्या इसमें सामने नहीं आई है। लेकिन जो रायपुर के अलावा बाकी और 14 नगर निगम है, वहां पर वार्डों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अधिकतम जो वार्डों की संख्या वो 70 है। तो कई जगह ऐसे हैं जहां पे 70 वार्ड नहीं है, तो वहां 70 वार्ड के आसपास पहुंचाया जा सकता है। लेकिन इस परिसीमन में सबसे बड़ी जानकारी यही है कि जो आरक्षित वार्ड है वही उसी की संख्या बढ़ सकती है। खासकर SC ST के जो जनसंख्या है, इन लोगों की जनसंख्या बढ़ने से उस वार्ड में पहले एक नगर निगम में मान लीजिए 10 वार्ड है। बिल्कुल रवि विधानसभा चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव हो गए, अब निकाय चुनाव की बारी है। वार्डों का परिसीमन होना है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी जल्दी परिसीमन होना शुरू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, परिसीमन के लिए कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है और चुनाव के ठीक पहले परिसीमन की पूरी प्रक्रिया की जानी है और इसकी प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में जमीन पर देखने को मिल जाएगी। और जनसंख्या के आधार पर वार्डों को इधर उधर किया जा सकता है और कुछ जगह जो नए नगरीय निकाय बने हैं उन इलाकों पे वार्डों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सुमित, बिल्कुल अगले 1 हफ्ते में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रवि मेरी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं रायपुर से। बहुत धन्यवाद रवि जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए बात होगी अब शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद आज मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने ग्रामीण एवं पंचायत विभाग का कार्यभार संभाला और इस दौरान वहां मौजूद तमाम अधिकारी कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तमाम अधिकारी कर्मचारियों को भारत के नवनिर्माण में पूरे जी जान से जुटकर काम करने के निर्देश भी दिए। सपना है प्रधानमंत्री जी का, जिसको हमें पूरा करना है, और वो सपना है लखपति दीदी बनाने का सपना। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार का मिशन है। कई योजनाएं उसके लिए चल रही है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का जो काम है, महिला सशक्तिकरण का, वो बहुत तेजी से हो रहा है।
तो केवल शिवराज सिंह चौहान ने ही अपना कार्यभार नहीं संभाला है, मोदी सरकार के मंत्रियों ने काम करना शुरू कर दिया है। आज से ही आज ज्यादातर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। ये तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि बीजेपी पार्टी समय बर्बाद नहीं करती। कल ही विभागों का बंटवारा हुआ और आज से ही सभी ने काम करना भी शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने शपथ लेने के फौरन बाद सोमवार को ही कार्यभार संभाल लिया था, तो आज उनके ज्यादातर मंत्रियों ने, उनकी टीम के मेंबर्स ने भी काम काज संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री जयशंकर, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संचार मंत्री सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी, टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने अपना कामकाज संभाल लिया है और उनके विभाग से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को, सचिवों को निर्देश दे दिए हैं कि लग जाइए, जुट जाइए काम में अभी से। शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर आप देख सकते हैं जब उनने कार्यभार संभाला था कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि और किसान कल्याण विभाग सेवा के लिए हमें सौंपा है। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से यूपी को 25,069 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं बिहार को 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं, मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि ट्रांसफर की है। देश के सभी राज्यों को कुल मिलाकर 1,39,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के लिए खजाना खोल दिया। केंद्र से राज्यों को फंड मिला है, सबसे ज्यादा फंड मिला है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को 25,069 करोड़ रुपए, बिहार को मिला है 14,000 करोड़ रुपए का, एमपी को 10,000 और छत्तीसगढ़ को 4,771 करोड़ रुपए का फंड राशि जारी हुई। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। जीएसटी की राशि मिलने पर सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2024-25 की 4,761 करोड़ रुपए की जीएसटी की राशि हस्तांतरित की गई है। केंद्र सरकार द्वारा मिली इन राशि का उपयोग प्रदेशवासियों के हित और यहां के विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार व्यक्त किया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से 4,761 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को ट्रांसफर किए गए हैं, जीएसटी की राशि है और इसी राशि को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। वहीं आज राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। विजयवर्गीय ने बताया है कि बिजली उपभोक्ताओं को सरकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी देगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन से खाली हुए पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। विजयवर्गीय ने भी बताया है कि सागर, खरगोन और गुना के तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध किया जाएगा। साथ ही चैत्र की गुड़ी पड़वा से 1 साल तक गौवंश रक्षा साल के रूप में मनाया जाएगा। तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए। सामान्य उपभोक्ता को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है और किसानों को, जो सामान्य किसान, सामान्य वर्ग के किसान हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो प्रमोशन से भरे जाने थे। तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले
योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। इस प्रदेश में 3 विश्वविद्यालय, एक सागर में रानी अवंतिकाबाई लोधी विश्वविद्यालय, खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्याभिल विश्वविद्यालय एवं गुना में तात्या टोपे विश्वविद्यालय, इन तीनों ही विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध करते हुए उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। वहीं भोपाल में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस बीच युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने स्मार्ट मीटर को लेकर जनता के खिलाफ अन्याय बताया है स्मार्ट मीटर को, और कहा है कि सरकार को स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिजली को लेके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और भोपाल के अंदर ये कार्य 5 तारीख या 6 तारीख से शुरू होने वाला है। दुनिया में राम राज में उजाला आया था, ये उजाला ला रहे हैं कि अंधेरा लेकर आ। स्मार्ट मीटर के अंदर आपका जैसे ही वो रिचार्ज खत्म, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आपके घर की लाइट कट जाएगी। अब सवाल ये है, उस गरीब आदमी से पूछिए जिसकी घर की लाइट कट जाएगी। वहीं इंदौर नगर निगम घोटाले की वजह से सुर्खियों में है। निगम में हुए फर्जी बिल घोटाले की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। निगम में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है। पुलिस भी इसमें 10 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर चुकी है और इस घोटाले को लेकर इंदौर शहर कांग्रेस मुखर है। मंगलवार को शहर कांग्रेस ने पुलिस मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी दिया। वहीं एडिशनल डीसीपी मिश्रा का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी। निश्चित रूप से मेरा प्रशासन से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह करती है कि जल्द से जल्द वीरभद्र शर्मा को आरोपी बनाया जाए, गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े लेवल पे इसी एसपी ऑफिस पे तगड़ा आंदोलन जन आंदोलन करेगी। शहर कांग्रेस कमेटी के बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए थे, पार्षद लोग आए हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। अभी जो नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं जिसकी विवेचनाएं थाना MG रोड पे चल रही हैं, उसके संदर्भ में कोई अपर आयुक्त फाइनेंस वीरभद्र शर्मा का नाम ले किया गया है, उनसे ज्ञापन ले लिया गया है। चूँकि उक्त सारी विवेचनाएं वरिष्ठ लेवल पर मॉनिटरिंग पर एक SIT कर रही है जांच। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव इंदौर से। पुनीत, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब विधानसभा सत्र की बारी है, उसको लेकर आक्रामक कहीं ना कहीं नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को लेकर। इसमें एक मुद्दा है इंदौर नगर निगम में हुआ फर्जी बिल घोटाला। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार सक्रिय नजर आ रही है क्योंकि चुनाव में उनके पास तो कोई प्रत्याशी नहीं था। इस बार मुद्दा है इंदौर नगर निगम घोटाला, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। और आज भी जो नगर निगम के अपर आयुक्त है वीरभद्र शर्मा, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपर आयुक्त है, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने यह पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। ज्ञापन में बताया है कि जो बिल घोटाला हुआ है, हर एक बिल तभी पास होता है जब अपर आयुक्त वीरभद्र शर्मा उस पर साइन करते हैं। तो उनके द्वारा साइन किए हुए ही बिल, फर्जी बिल पास हुए हैं और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनके नीचे के जो अधिकारी हैं अभय राठौर, उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वीरभद्र शर्मा को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका आक्रामक तरीके से निभाता हुआ नजर आता है। घोटाले निकाले जा रहे हैं, उस पर प्रदर्शन होता है, ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं, जैसा कि नगर निगम घोटाले में यहां पर हुआ। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आंदोलन किया गया, उग्र आंदोलन इनका अभी तो नहीं था, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि इनकी बात 7 दिन के अंदर नहीं मानी गई तो ये उग्र आंदोलन भी करेंगे। पुलिस मुख्यालय पर आकर जमकर नारेबाजी भी कांग्रेसियों ने की थी। तो बिल्कुल आप सही करें कि अब विपक्ष की भूमिका बड़े अच्छे से कांग्रेस निभाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से तो कांग्रेस की इस तरह की भूमिका देखने को नहीं मिली। सुमित, ग्वालियर चंबल अंचल में मॉनसून को पहुंचने में अभी 20 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही जल संकट गहरा गया है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल से जुड़े कई इलाकों की प्यास बुझाने वाला तिघरा डैम 80% खाली हो चुका है और इस डैम में लगभग 20 दिन का ही पानी बचा है। केवल तिघरा डैम ही नहीं है, कई ऐसे डैम हैं जिनमें पानी का जलस्तर, वाटर लेवल अब लगातार कम होता जा रहा है, जिसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में एक भयंकर जल संकट आने वाला है।
रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती गर्मी, चढ़ता उतरता पारा और सूखते गले को पानी का ही सबसे बड़ा सहारा। भारत के सबसे ज्यादा गर्म रहने वाले अंचल को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और ग्वालियर उनमें एक बड़ा शहर है जहां गर्मी का कहर लंबे समय तक लोगों को झेलना पड़ता है। ये हालत कोई पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। पिछले कई सालों से ग्वालियर के तिघरा डैम की सांसें जून का महीना आते आते टूटने लगती हैं। इससे बचने के लिए ग्वालियर नगर निगम पिछले 1 साल से शहर में 1 दिन छोड़कर पानी के सप्लाई कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो तिघरा 3 महीने पहले ही सूख जाता और ग्वालियर में पानी के लिए हाहाकार मच जाता। हालांकि ग्वालियर में पानी लाने के लिए चंबल प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में अभी न जाने कितना वक्त लगेगा, ये कोई कह नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि चंबल प्रोजेक्ट शुरू होने की कई डेडलाइन निकल चुकी हैं, पर काम पूरा कब होगा इस पर कई सवाल बने हुए हैं। पानी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। ऐसे में ग्वालियर शहर का प्रमुख जीवित जल स्रोत दम तोड़ दे तो लोग कैसे जिएंगे? नहीं, पानी की विकराल समस्या है ग्वालियर में। जहाँ क्षेत्र में समस्या नहीं थी वहाँ भी समस्या है और जहाँ समस्या थी वहाँ तो समस्या है ही। पूरे ग्वालियर में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जैसे किसी जब शादी में आप जाओ वहाँ पूड़ी की शॉर्टेज हो जाए, तो जब 10 लोग होते हैं और पूड़ी आती हैं, 100 लोग खड़े हैं, वे 10 लोग आगे वाले लूट लेते हैं। वो गत पानी की हो रही है। जो आगे जिनको मिल रहा है टंकी के पास हैं उन लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन आगे टेल एंड तक पानी नहीं जा पा रहा है। तो सभी जगह पानी की भयंकर विकराल समस्या है। तिघरा में पानी है नहीं, चंबल से पानी लाने का सब काम हो गया, टेंडर हो गया, लेकिन वो पानी आने में समय लगेगा। तब तक स्थिति ये है कि हमने 52-53 टंकियाँ एक्स्ट्रा बना दी। पुरानी टंकियों को हम भर नहीं पा रहे थे, नई टंकियाँ कहाँ से भरेंगे? समस्या ये है कि हम टंकी ही नहीं भर पा रहे। देखिए, मुख्य रूप से जहाँ ग्राउंड वाटर पर आत्मनिर्भरता थी, उसमें अभी जो घाटी गाँव का क्षेत्र था उसमें करीब 300 गाँवों की एक योजना बनी है जो प्रारंभ हो चुका है। बाकी जहाँ तक ग्वालियर शहर का सवाल है, चंबल का पानी आने का काम प्रारंभ हो गया है। जैसे चंबल के पानी की व्यवस्था ग्वालियर के लिए होगी, मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो 3-3.5 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं ग्वालियर नगर के और ग्वालियर ग्रामीण के कुछ हिस्से, तो मेरा मानना है कि उनकी आपूर्ति हो गई। ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर पहले से ही बन चुके हैं, अब पानी की उपलब्धता बढ़ाने की ज़रूरत है। ग्वालियर के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा बड़े जल स्रोत हैं जो पिछले कई सालों से सूखे पड़े हैं, लेकिन तिघरा, हरसी, अपर ककेटो ही पानी उपलब्ध कराते हैं। इस बार हालात इसलिए खराब हो गए हैं क्योंकि हरसी बांध 92% खाली हुआ, तिघरा बांध लगभग 80% खाली हुआ, हरसी में 8% पानी बचा है, लगभग 20 दिन का ही पानी तिघरा बांध में बचा है। हालात ये हैं कि ये सभी पानी के स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं और प्रशासन भी इंद्र देवता के भरोसे है। अगर पिछले साल की तरह मौसम मेहरबान नहीं हुआ तो ग्वालियर में भीषण जल संकट देखने को मिलेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में भले ही गर्मी का तापमान कम हो रहा है, तो वहीं जल संकट लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि अभी ग्वालियर वासियों को 1 दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है, लेकिन शहर वासियों की प्यास बुझाने वाला एकमात्र तिघरा बांध में पानी सिर्फ 30 दिन का बचा है। अब जिला प्रशासन के अधिकारी मानसून के भरोसे हैं। अगर पिछले साल की तरह मानसून की स्थिति ठीक नहीं रही तो ग्वालियर वासियों को जल संकट से गुजरना होगा। कैमरामैन संजय चंदिल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। उधर डिंडौरी में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। नहरों की खस्ता हालत को लेकर विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी प्रमुखता से, जिसके बाद प्रशासन जागा है और अब शहपुरा एसडीएम ने मामले में संज्ञान लिया। एसडीएम ने कहा कि नहर की मरम्मत करवाई जाएगी, जिन गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है वहां जांच करवाई जाएगी और गांव में पानी पहुंचाया जाएगा। जी हां, डिंडौरी में जो नहरों की खस्ता हालत थी, उस खस्ता हालत को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जागा। अब शहपुरा एसडीएम ने मामले में संज्ञान लेते हुए कह दिया है कि नहर की मरम्मत करवाई जाएगी, जिससे किसानों को जल संकट का सामना ना करना पड़े। जिन गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है वहां की भी जांच होगी और गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जाएगी।
उनसे इस चीज़ का भी जो है विषय आया था कि जितनी भी नहरें हैं जो मरम्मत योग्य हैं उनमें मरम्मत कार्य कराया जाए और ये कार्रवाई विभाग में भी इसे लिया गया है। आपके द्वारा बिलगड़ा नहर के कुछ गाँव में पानी न पहुँचने के संबंध में जानकारी आज उपलब्ध कराई गई थी, जिसको भी हम लोग जाँच में ले रहे हैं और यदि ऐसी कहीं जगह है जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है तो वहाँ पर हम लोग उसको मरम्मत करा के शीघ्र ही पानी पहुँचाने की व्यवस्था। उनसे इस चीज़ का भी जो है विषय आया था कि जितनी भी नहरें हैं जो मरम्मत योग्य हैं उनमें मरम्मत कार्य कराया जाए और ये कार्रवाई विभाग में भी इसे लिया गया है। आपके द्वारा बिलगड़ा नहर के कुछ गाँव में पानी न पहुँचने के संबंध में जानकारी आज उपलब्ध कराई गई थी, जिसको भी हम लोग जाँच में ले रहे हैं और यदि ऐसी कहीं जगह है जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है तो वहाँ पर हम लोग उसको मरम्मत करा के शीघ्र ही पानी पहुँचाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अनिल साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, नहरों की खस्ता हालत को हमने दिखाया, विस्तार न्यूज ने बड़ी ही प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद प्रशासन जागा है और नहरों की मरम्मत की बात कही जा रही है। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह पूरा मामला डिंडोरी जिले के बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना का है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से नहरों का निर्माण कार्य कराया था। वहीं ऐसे कई गांव हैं जहां पर पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन जगह जगह से नहर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिस वजह से कई ऐसे गांव अछूते रह गए जहां पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। दरअसल क्या हुआ है कि नहर क्षतिग्रस्त हो गई तो पानी लीकेज हो रहा है, व्यर्थ बह रहा है, जिसके बाद विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर देखने के बाद से यहाँ पर जो यहाँ के इलाके के एसडीएम है अनुराग सिंह, उन्होंने विस्तार न्यूज को खबर को संज्ञान लिया है और नहर की मरम्मत की बात कही है। अब देखना यह होगा कि नहर की मरम्मत कब तक होती है। बिल्कुल अनिल, देखना यही होगा कि नहरों की मरम्मत कैसी होती है, क्योंकि समस्या के समाधान की बात तो कह दी जाती है लेकिन समाधान के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। अनिल जी बिल्कुल, ही खाना पूर्ति अगर देखा जाए तो डिंडोरी जिले की सबसे बड़ी योजना है ये, जिसमें लगभग सैकड़ों गांव हैं जहां पर पानी पहुंचाया जाना था, लेकिन आज तक कई गांव ऐसे हैं जहां तक पानी पहुंच ही नहीं पाया है। तो बड़े ही हैरान कर देने वाली बात है ये, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर लोगों को पानी बिल्कुल, और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नहरों में पानी छोड़ना ही बंद कर दिया था जल संसाधन विभाग ने। ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं भाई साहब। बहुत धन्यवाद अनिल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक की 118 प्रतिमाओं को बदला जाएगा। ये सारी प्रतिमाएं पत्थर की लगाई जाएंगी। अब जिसको लेकर काम भी तेजी से हो रहा है। किस तरह का काम हो रहा है तस्वीरों में देखिए। सिंहस्थ के पहले ये प्रतिमाएं लगाने का टारगेट रखा गया है। ओडिशा के कलाकार इन प्रतिमाओं को आकार दे रहे हैं। पहले फेज में सप्त ऋषियों की और भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे सभी मूर्तियों को बदल दिया जाएगा। नई मूर्तियों पर करीब 25 से 30 लाख रुपए खर्च होने की संभावना है। वहीं 106 मूर्तियों पर करीब 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। और इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने। देखिए, 11 अक्टूबर 2022 की तारीख इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक की विश्व को सौगात दी थी। 118 प्रतिमाएं वहां पर स्थापित की थी, साथ ही लाइट एंड साउंड और अद्भुत आकर्षण विद्युत सज्जा के साथ महाकाल लोक की सौगात मिली थी। एक बार फिर जो सप्तऋषि की मूर्तियां हैं, जो अलग अलग प्रतिमाएं हैं, उसको बदलने का काम मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि महाकाल लोक की जो खूबसूरती है वो ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जो अब पत्थर के शिलान्यास से बनने जा रही है। जो 2028 सिंहस्थ के पहले महाकाल लोक में सभी जो प्रतिमा हैं उसको बदल कर पत्थर की प्रतिमाएं लगाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो विश्व भर से पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, इस महाकाल लोक को अपनी आंखों से में कैच कर सके। और क्योंकि जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले सप्तऋषियों की जो मूर्तियां खंडित हुई थी आंधी तूफान के कारण, इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जितनी भी वहां प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं उनको अलग अलग शहरों में अलग अलग चौराहे पर जाकर लगाई जाएंगी। और अब ये जो प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं वो पत्थर से बनाई जा रही है। ओडिशा के जो कलाकार हैं वो भी यहाँ पर बनाने के लिए आए हैं और ये जो ड्राइंग बनाकर दी जाती है उसी अनुसार पत्थर से आकृति दी जाती है। इस समय यहाँ के कलाकार भी हैं जो उड़ीसा से हैं। किस प्रकार की मूर्तियाँ बना रहे हैं और ये कहाँ लगने वाली है? अभी तो ये महाकाल पीठ में लगेगा, मंदिर में सप्त ऋषियों का मूर्ति बन रहा है। पहला वाला मूर्ति जबनग्नि का अभी बन चुका है, मिनिमम 70% बन चुका है। अभी 10-15 दिन इसमें काम लगेगा, उसका दूसरा काम शुरू होगा। ये तो देखना होगा कि आखिर 118 जो प्रतिमा महाकाल लोक में लगी है उनको कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है। और ये जो काम पत्थर से मूर्तियाँ बनाने का काम चल रहा है,
2028 के पहले लगभग संपूर्ण कर लिया जाएगा। जो अधिकारियों का कहना है कि 2028 के पहले महाकाल लोक में सभी मूर्तियां पत्थर की लगाई जाना है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो सिंहस्थ की तैयारी अभी से ही उज्जैन में शुरू हो गई है, लेकिन उज्जैन में ही ई रिक्शा चालक हर दिन नया हंगामा कर रहे हैं और सीधी सीधी पुलिस को खुली चेतावनी धता दे रहे हैं और ई रिक्शा पर ओवरलोड कर सवारियों को छत पर बैठा देते हैं। देखिए भाई साहब कारनामे कैसे हो रहे हैं, जान पर बनाती है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन समझने को मजबूर नहीं है। ई रिक्शा की छत पर बैठे लोग आपको नजर आएंगे। वहीं यात्री भी बेखौफ होकर ई रिक्शा के ऊपर बैठकर सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो हरी फाटक से शांति पैलेस चौराहे के बीच का बताया जा रहा है। ना ई रिक्शा चालक मान रहे हैं, ना ई रिक्शा की छत पर बैठने वाले लोग मान रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं। उधर 9 जून को दतिया के इंदरगढ़ में दिन दहाड़े मेडिकल व्यवसायी से लूट की वारदात हुई थी और साथ ही इस दौरान व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि दुकान के नौकरों ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया था और इसमें उसने अपने 2 साथियों की भी मदद ली थी। पुलिस ने दुकान के 2 नौकरों को गिरफ्तार कर दिया है, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अभी भी जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, उस घटना में भी जो आरोपी है अभी वो हॉस्पिटल में है, जिसे 307 के लिए किया था उसको भी चिन्हित कर लिया गया है, कोई पकड़े जा रहे हैं। तो लगातार पकड़े जा रहे हैं, कोई भी किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, कार्रवाई तत्काल हो रही है। उधर भिंड में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया और अधिकारियों के साथ हाथापाई की। हालांकि मौके पर मौजूद देहात थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस हाथापाई की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो वहीं अधिकारी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। 10 जुलाई को छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव होना है और 14 जुलाई को मतगणना होगी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर सभागृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अमरवाड़ा उपचुनाव की सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, ये जानकारी दी और इसी के साथ ही 10 जून से अमरवाड़ा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। उम्मीदवार 4 जून से 21 जून के बीच नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 24 जून को नामों की स्क्रूटनी होगी और 26 जून तक नाम वापसी की लास्ट डेट है। चुनाव अमरवाड़ा विधानसभा के लिए घोषित हो गए हैं। आचार संहिता कल ही से प्रभावशील हो गई है, ये सामान्य जानकारी है। अमरवाड़ा विधानसभा से संबंधित कुल मतदान केंद्रों की संख्या 332, विधानसभा की कुल जनसंख्या 3,58,000 है। कुल मतदाता 2,56,000 है, जिसमें से महिला मतदाता 1,28,010 और पुरुष मतदाता 1,28,947। इसके साथ विधानसभा का जो जेंडर रेशियो है वो 993। देश में नई सरकार के गठन के बाद विस्तार न्यूज ने आम लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की है कि इस नई सरकार से वो क्या उम्मीद करते हैं। जिस पर महिलाओं ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार को महंगाई से थोड़ी राहत देनी चाहिए। वहीं छात्राओं ने कहा कि नीट का पेपर किस तरह से लीक हुआ है, सरकार इन सब चीजों को रोके और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। सबसे बड़ा सवाल यही है अब कि नई सरकार जो है उससे आम लोगों को क्या उम्मीद है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे आम लोग हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, वो इस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या चाहते हैं इस सरकार से। कौन से ऐसे विषय हैं जिस पे काम होना चाहिए। मैं एक बस में मौजूद हूँ और इस बस में जानने की कोशिश करूँगा कि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो सरकार से क्या चाहते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों से भी बातचीत करूँगा। मैं क्या करती हूँ? मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नीट में तो अभी एक बड़ी स्कैम हुआ, उसके लिए पहले रिजल्ट क्लियर करवाएं, उससे दोबारा एक बार काउंसलिंग हो सारी स्टूडेंट की। बहुत सारी दिक्कतें आई, आगे भी सारे जो बच्चे करने वाले हैं उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले। ऐसे रिजल्ट आएंगे तो कैसा चलेगा आगे नीट में, फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे बनेंगे, ऐसे निकलेंगे फ्यूचर डॉक्टर्स। तीसरी बार वो पीएम पद की शपथ लिए हैं, क्या उम्मीद करती हैं? उनको है ना जनरल वालों को भी स्कॉलरशिप देनी चाहिए, जितनी सबको देते हैं तो सबको इक्वल स्कॉलरशिप दें या फिर दे ही ना। रोजगार भी हो, शिक्षा भी हो, सब कुछ होना चाहिए। अब जो घर में बैठे इतने सारे लोग जो इंजीनियर्स हैं उनको भी नौकरी देनी चाहिए। क्या उम्मीद करती हैं सरकार?
यही कि सैलरी को लेके थोड़ा सा ध्यान दे सरकार इस पे, कि प्राइवेट जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती है और वर्क बहुत ज़्यादा रहता है। यह सामने एक रोजगार आप लोगों के लिए बड़ा मुद्दा होगा। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपकी नज़रों में अच्छा काम किया? मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत सारी वैकेंसी निकाले ताकि बच्चों को एग्ज़ाम तैयारी करे। वो तैयारी करते तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं निकालते हो। तीसरे कार्यकाल में आप चाहती हैं कि रोजगार की दिशा में सरकार काम करे? हाँ। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि युवाओं के ऊपर भी ध्यान दिया जाए, रोजगार के ऊपर। जो बेरोजगारी है देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई भी बढ़ रही है। रोजगार अगर दिया जाए तो महंगाई का पैरेलल चलता रहेगा। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आपने दे दी, लेकिन अब इस सरकार से क्या उम्मीद है? कौन से ऐसे दावे हैं, कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पे आप चाहते हैं काम करे? फिलहाल आम लोगों की राय हमने दिखाई, विस्तार न्यूज फिर किसी और जगह जाएगा और आम जनता की ऐसी ही राय दिखाएगा कि सरकार बनने के बाद उन लोगों की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्काई वॉक का मुद्दा सियासत का स्मारक बन चुका है, लेकिन आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद साय सरकार जल्द ही इसे लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग इस बात का गवाह है कि अगर सरकारी प्रोजेक्ट सही समय पर पूरा ना हो तो कबाल का स्मारक बन जाता है। बीजेपी सरकार में शुरू हुआ प्रोजेक्ट करीब 7 साल के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब आचार संहिता खत्म होने के बाद साय सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर फैसला लेने जा रही है। राजधानी रायपुर में जब अधूरे पड़े परियोजनाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम रायपुर स्काई वॉक का आता है। और स्काई वॉक की तस्वीर देखिए आप कि लगभग 5 सालों से ये स्काई वॉक इसी तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर कांग्रेस की सरकार आने के बाद में रोक लगा दी गई थी और जिसके बाद अब फिर से भाजपा सरकार आ गई है तो नई आस तमाम लोगों को जगी है कि ये स्काई वॉक कंप्लीट होगा या फिर इसका सार्थक उपयोग होगा। तो तस्वीर देख सकते हैं आप कि इस स्काई वॉक के जो सामग्री है, जो इसमें पार्ट्स लगाए गए हैं, वो भी जर्जर होने की स्थिति पे दिखाई दे रहे हैं और तमाम पार्ट्स पर जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लगभग 50% से ज़्यादा का काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी भी जो चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई जानी थी वो पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये स्काई वॉक अभी भी अधूरा है। इसके अलावा पिलर्स के काम हो गए हैं और जो ऊपर में रोड बनाई जा रही थी, पाथवे बनाया जा रहा था, उस पाथवे का भी काम लगभग 70% जो है वो पूर्ण हो चुका है। अब क्योंकि सरकार ने आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद में नए सिरे से इसको बनाने को लेकर या फिर इस पर जो बेहतर विकल्प हो सकता है उसको लेकर अधिकारियों को तलब किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी मंगाई है और ऐसे में एक बार फिर से नई आस जगी है कि रायपुर स्काई वॉक का सार्थक निर्णय हो पाएगा। इस पूरे मामले में क्या सियासत देखने को मिल रही है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्काई वॉक की टाइमलाइन को समझिए। साल 2017 में प्रोजेक्ट लाया गया, महज 15 दिन में टेंडर निकाले गए, चंद महीनों में प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ी, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट 78 करोड़ का हो गया। साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, साल 2019 में काम पर रोक लगी, 70% काम हो चुका था पूरा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, भूपेश सरकार ने जांच कमेटी को सौंपी, 5 साल बाद भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। अब फिर स्काई वॉक मामले की फाइलें खुलेंगी। अब आचार संहिता खत्म होने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी ली है। डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, जहां तक स्काई वॉक की बात है, मैंने विस्तृत रिपोर्ट मांगी है विभाग से और बहुत जल्दी उस रिपोर्ट का अध्ययन करके सरकार उस पर निर्णय करेगी। आज की परिस्थितियों में उन कामों की स्थिति और कामों की आवश्यकता, इन सब बातों पर विचार करके निर्णय करेंगे। इधर कांग्रेस अब भी स्काई वॉक में भ्रष्टाचार और अनियमितता की बात कह रही है। शिव कुमार डहरिया ने कहा कि स्काई वॉक की कोई उपयोगिता नहीं है। देख ले, अगर उपयोगिता है सरकार को, उसका प्रायोरिटी का निर्धारण सरकार को करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में रायपुर में स्काई वॉक में कौन घूमेगा? क्या आप लोग एक आध बार एक जगह दूसरे जगह जाना है तो स्काई वॉक में चल कर जाएंगे? तो उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने उसको रोक के रखा हुआ था। कमेटी बनी हुई थी, भाजपा के लोग तो कभी उस कमेटी में आकर कोई सुझाव दिए नहीं।
कई साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के प्रोजेक्ट को लेकर सरकार जल्द फैसला लेगी। इसके बाद राजधानी रायपुर के बीचों बीच बना खंडरनुमा स्काई वॉक काम आ सकेगा। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।